इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को मार गिराया है। यह खबर तो आप तक पहुंच ही चुकी होगी। आज हम इस वीडियो के अंदर यह डिस्कस करने वाले हैं कि इस हिजबुल्लाह चीफ की डेथ की वजह से क्या मेजर इंप्लीकेशंस होने वाले हैं रीजनल स्टेबिलिटी के ऊपर एज वेल एज ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर। क्या इसे इजराइल का फाइनल नेल इन द कॉफिन माना जा सकता है? हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मेरा नाम है सुमित त्यागी और आज हम इन्हीं की टेक अवेज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि इस हिजबुल्लाह चीफ की डेथ के बाद किस तरीके से आपको रीजनल स्टेबिलिटी और ग्लोबल पॉलिटिक्स में बदलाव आते हुए दिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर न्यूज में देखा जाए तो आप तक अब तक ये खबर पहुंच ही चुकी होगी कि किस तरीके से हसन नसरुल्लाह को एक शियाइट मिलिटेंट ग्रुप जो हिजबुल्लाह का चीफ है, जो पिछले 30 साल से हिजबुल्लाह की कमान संभाल रहा था, उसे इजराइल ने फाइनली मार गिराया है। अब ये इवेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इजराइल की माने तो उसकी इतिहास में, इजराइल की हिस्ट्री में अब तक का लिया गया सबसे बड़ा काउंटर मेजर माना जा रहा है इसे, जिसकी वजह से पूरी तरीके से एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो ईरान बैक्ड शियाइट ग्रुप्स हैं उनकी कमर टूट चुकी है। अब इस कमर टूटने का कुछ ना कुछ असर तो देखने को मिलेगा, या तो वॉर एस्केलेट करती हुई दिखेगी या डी एस्केलेट करती हुई दिखेगी। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके क्या क्या इंपैक्ट है, एस्केलेशन किस तरीके से बढ़ सकता है, किस तरीके से वॉर डी एस्केलेट हो सकती है, क्या पावर डायनेमिक्स चेंज हुए हैं, किस तरीके से इजराइल आपको ज्यादा पावरफुल होता हुआ दिखेगा इस वॉर के अंदर विद द किलिंग ऑफ हिजबुल्लाह चीफ। आज की डेट में हम उसी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू मिडिल ईस्ट और इट्स रिलेटेड टू द ग्लोबल पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंडिया, राइट। मूविंग अवे विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, सबसे पहले आप इजराइल के मैप को देखने की कोशिश करें। इसमें हम कंसीडर करने की कोशिश करते हैं कौन कौन से कंफ्लिक्टिंग रीजन्स हैं। 3 कंफ्लिक्टिंग रीजन्स हम मानते हैं इसके अंदर। सबसे पहला है गाजा स्ट्रिप, जो आप पिछले 1 साल से कंटिन्यूअसली न्यूज में सुनते आ रहे हैं, जहां से ये हमास वॉर स्टार्ट हुई, इजराइल हमास की वॉर स्टार्ट हुई। इवेंचुअली सेकंड इज वेस्ट बैंक, जिसके अंदर आपको पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ फंक्शन करती हुई दिख जाती है। एंड द लास्ट वन इज गोलन हाइट्स, जो आपको सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर करता हुआ दिखता है। दीज आर द 3 रीजन्स जो मेनली कंफ्लिक्टिंग है, जो मेनली मुद्दा बने हुए हैं इजराइल पैलेस्टीनियन वॉर का, टेरिटोरियल वॉर का, टेरिटोरियल पर्सपेक्टिव्स का। और इन्हीं वॉर को लेके कहीं ना कहीं सेंटर में गाजा रहा है, लेकिन अब आपको गोलन हाइट्स भी पिक्चर में आता हुआ दिख जा रहा है, इजराइल के ऊपर भी अटैक होते हुए दिख जा रहे हैं। लेबनान एक मेजर रोल प्ले कर रहा है आज की डेट में हिजबुल्लाह के थ्रू। अगर हिजबुल्लाह की बात की जाए तो जनरली हम देखते हैं कि हिजबुल्लाह को एक पॉलिटिकल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन माना जा सकता है, इनिशिएट हुई एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की तरह। इवेंचुअली आज की डेट में प्रेजेंट गवर्नमेंट में टोटल 128 मेंबर्स की पार्लियामेंट के अंदर 13 सीट हिजबुल्लाह के पास है, कोएलिशन पार्टनर है प्रेजेंट गवर्नमेंट में, राइट। तो ऐसा नहीं है केवल एक मिलिटेंट शियाइट मिलिटेंट ग्रुप की तरह देखा जाए, हिजबुल्लाह का एक पॉलिटिकल एंटिटी भी है हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर। लेकिन इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा कांटा है। पिछले 1 साल में हिजबुल्लाह वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटफुल ऑर्गेनाइजेशन रही है इजराइल के लिए, और हिजबुल्लाह चीफ की डेथ कहीं ना कहीं बहुत सारे जवाब भी देती है और बहुत सारे सवाल भी खड़े करती है। उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढना शुरू करते हैं पहले की टेक अवे के साथ। सबसे पहला की टेक अवे है कि हिजबुल्लाह चीफ का मरना, नसरुल्लाह का मरना, आप कंपेयर कर सकते हैं जिस तरीके से यूएस ने अबोटाबाद स्ट्राइक के बाद उसामा बिन लादेन को मारा था, उतना ही आपको वही सेम कंटेक्स्ट, उतनी ही इंटेंसिटी आप इस इवेंट की भी देख सकते हैं। उतना ही इंपॉर्टेंट था नसरुल्लाह हिजबुल्लाह चीफ व्हेन इट कम्स टू इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग द अदर अरब नेशंस एज वेल इंक्लूडिंग लेबनान, राइट। तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, इसकी जो इंपॉर्टेंस है इस इवेंट की वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप कहीं ना कहीं इसे उसामा बिन लादेन के किलिंग से कंपेयर कर सकते हो। हिजबुल्लाह को पिछले 30 साल से रन कर रहा था नसरुल्लाह, मल्टीपल असैसिनेशन अटेम्प्ट्स किए गए उसके ऊपर, लेकिन हर बार बच निकला। लेकिन जब तक जिंदगी है, समय से ज्यादा किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। इसका समय आ चुका था और इसकी डेथ हो चुकी है, जिसने पूरी तरीके से पावर डायनेमिक्स को चेंज कर दिया है वेस्ट एशिया के अंदर। इसकी लीडरशिप में अगर हम नसरुल्लाह की लीडरशिप की बात करें तो हिजबुल्लाह एक मेजर थ्रेट की तरह उभरा है इजराइल के लिए। 2000 और 2006 के अंदर जो इजराइल को लेबनान से अपनी इजरायली फोर्सेस का विड्रॉल करना पड़ा था, काफी हद तक वो हिजबुल्लाह के प्रेशर में ही किया गया था। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को वीक करके एक तीर से 2 निशाने किए हैं। सबसे पहला, ये जो ईरान बैक्ड शियाइट मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, इनकी कमर तोड़ी है। दूसरी चीज, जो हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है विद हिजबुल्लाह इजराइल का, उसमें भी काफी हद तक जीत हासिल की है। एक विक्टोरियस पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है इजराइल को इस केस में। साथ ही साथ जब से हमास अटैक हुआ है लास्ट अक्टूबर 7 अक्टूबर 2023 से, तब से देखा जाए
तो नसरुल्लाह की एक्टिविटी इजराइल को लेकर काफी ज्यादा एग्रेसिव होती हुई दिख रही थी, जिसकी वजह से इजराइल काफी ज्यादा परेशान था और पिछले 1 साल से नसरुल्लाह पर नजर गड़ाए बैठा हुआ था और कहीं ना कहीं फाइनली सक्सेस भी पा चुका है। आज की डेट में नसरुल्लाह की डेथ मेजर मिलिट्री थ्रेट को खत्म करती है। किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। कहीं ना कहीं यह भी देखा जा सकता है कि इसकी वजह से मेजर रीजनल पावर डायनेमिक्स में आपको डिफरेंस आते हुए दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे आज की डेट में आपको इजराइल पैलेस्टीन वॉर दिखी, इजराइल लेबनान वॉर दिखी, या फिर इनडायरेक्टली हम इसे इजराइल ईरान वॉर बोल सकते हैं, उसमें काफी हद तक बदलाव आते हुए दिखे हैं। अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ ईरान कि वो इसको एस्केलेट करना चाहता है या फिर डी एस्केलेट करना चाहता है, जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो पहला की टेक अवे है कि भाई इस इवेंट को बहुत ही थ्रेशोल्ड और वाटरशेड मूवमेंट माना जा सकता है इन दी रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशिया, स्पेशली इन दी कंटेक्स्ट ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टीन। मूविंग ऑन, सेकंड की टेक अवे की अगर बात की जाए, हम ये देख रहे हैं कि नसरुल्लाह इज नॉट द फर्स्ट वन। इससे पहले भी इजराइल काफी हद तक मेजोरिटी ऑफ द जो सीनियर लीडरशिप है हिजबुल्लाह की उसको खत्म कर चुका है, चाहे वो पेजर अटैक्स के थ्रू हो, चाहे वो वॉकी टॉकी अटैक्स के थ्रू हो। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, पिछले 2 हफ्तों के अंदर ब्लास्ट टारगेट किए गए हैं, टारगेटेड स्ट्राइक्स की गई हैं, एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। अपने इतिहास का सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की है सदर्न और ईस्टर्न लेबनान में इजराइल ने, जिसने काफी हद तक हिला के रख दिया है हिजबुल्लाह एज एन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपको काफी ज्यादा डेथ और इंजरीज होते देखने को मिल रही हैं। लगभग 3500 मेंबर्स को अटैक किया गया है थ्रू पेजर्स एंड वॉकी टॉकी अटैक्स। साथ के साथ ये लीडर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे डिसीजन मेकिंग में और किसी भी तरीके कोई रेस्पॉन्स ऑर्गेनाइज करने में, कोई रिस्पॉन्ड करने में टू द इजराइल थ्रेट, अब वो भी वीक पड़ता हुआ दिखेगा। जब लीडरशिप ही नहीं बची है तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी आपको कम होती हुई दिखेगी, कम्युनिकेशन भी कम होता हुआ दिखेगा, एक गैप दिखेगा कम्युनिकेशन में, जिसका फायदा डायरेक्टली इजराइल को मिल सकता है और ऑफकोर्स मिलेगा। इस लीडरशिप की वीकनिंग की वजह से आपको देखने को मिल रहा है कि हिजबुल्लाह इन एयर स्ट्राइक का जवाब भी नहीं दे पाया है। हिजबुल्लाह इतना वीक पड़ चुका है कि इजराइल पिछले 1 हफ्ते से कंटिन्यूसली एयर स्ट्राइक कर रहा है लेबनान के ऊपर, लेकिन हिजबुल्लाह की वीकनेस, जितने भी लोग मरे हैं, सीनियर लीडरशिप का लॉस हुआ है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं बची है, कोई कम्युनिकेशन गैप्स आ चुके हैं, इस वजह से हिजबुल्लाह काउंटर मेजर्स भी नहीं ले पा रहा है इजराइल की तरफ। इसलिए हम मान सकते हैं कि इजराइल इज सर्टेनली ऑन द विक्टोरियस एंड या फिर विक्टोरियस साइड। लास्ट में ये जो डिसरप्शन आया है कमांड और कंट्रोल में हिजबुल्लाह के अंदर, इसकी वजह से डिसीजन मेकिंग गैप आ चुका है, सिक्योरिटी गैप आ चुका है, इंटेलिजेंस शेयरिंग गैप आ चुका है, जिसकी वजह से कहीं काफी हद तक माना जा सकता है कि ये जो इंटेलिजेंस गैप आया, जो वो पेजर्स और वॉकी टॉकीज यूज कर रहे थे सो दैट इजरायली आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस उन्हें इंटरसेप्ट ना कर पाए। लेकिन जब पेजर्स और वॉकी टॉकीज में आपको थ्रेट देखने को मिलता है तो नॉर्मल कन्वेंशनल कम्युनिकेशन की तरफ मूव किया उन्होंने, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की लोकेशन रिवील हुई और इजराइल सक्सेसफुली उसे टारगेट भी कर पाया। राइट, मूविंग ऑन, थर्ड एस्पेक्ट पे चलते हैं, थर्ड की टेक अवे पे चलते हैं। सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं, देखो हिजबुल्लाह को अगर देखा जाए, हिजबुल्लाह की थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं हम, कि पहले ये समझेंगे हम, जो हमारा थर्ड की टेक अवे है वो ये है कि किस तरीके से अब पूरी तरीके से बॉल ईरान के कोर्ट में है। जो तेहरान, जो ईरान करने की कोशिश करेगा हिजबुल्लाह को, वो वही मानना पड़ेगा, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को वही मानना पड़ेगा, क्योंकि पूरी तरीके से आपको ईरान बैक्ड शियाइट मिलिटेंट ग्रुप की तरह देखा जाता है हिजबुल्लाह को, हमस को, हाउदीज को। तो काफी हद तक आज की डेट में जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जा चुकी है वो ईरान के हाथ में जा चुकी है और ईरान ही डिसाइड करेगा कि क्या आगे होने वाला है। ईरान के रिएक्शन पे डिपेंड करेगा कि इस वॉर का क्या डायरेक्शन आगे आपको देखने को मिल सकता है। हिजबुल्लाह की अगर बात करें, 1979 में यूएस होस्टेज क्राइसिस होता है ईरान के अंदर, एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन आता है, अयतुल्लाह खमेनी जो है, इमाम अयतुल्लाह खमेनी कमान संभालते हैं ईरान की, ईरान एक थियोक्रेसी बन जाता है, शरिया लॉ पे चलने वाली कंट्री बन जाता है। इसी तरीके से ईरान ने जितने भी शिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, शिया ग्रुप्स हैं, उनको सपोर्ट करना शुरू करा इन अदर डिफरेंट कंट्रीज अगेंस्ट इसराइल, जिसमें लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह भी शामिल है, जो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की तरह स्टार्ट हुआ विद द सपोर्ट ऑफ ईरान और इवेंचुअली एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी कन्वर्ट हो गया। राइट, ऐसे केस में यह समझ में आया आपको कि पूरी तरीके से बैकिंग किसकी है हिजबुल्लाह को, ईरान की है। तो अब जो हिजबुल्लाह के साथ होना है, अब जो इस रीजन के अंदर होना है, वो भी काफी हद तक ईरान के ऊपर ही डिपेंड करता है। सबसे पहले हिजबुल्लाह को एक मेजर सेटबैक लगा है नसरुल्लाह की डेथ से, असैसिनेशन से, और काफी हद तक अब उसका फ्यूचर किस पे डिपेंड कर रहा है, ईरान पे। जैसा आपको दिख रहा है, ये ईरान मेन सपोर्टर रहा है इजराइल का, और इजराइल का मेन सपोर्टर रहा है हिजबुल्लाह का, और मेन राइवल रहा है इजराइल का। नसरुल्लाह डेथ के बाद काफी हद तक आपको टेंशंस बढ़ती हुई दिखती हैं ईरान में। जो ईरान के जो लीडर हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्लाह खमेनी, कहीं ना कहीं उनकी जान पे भी बनाई है।
उनको भी अपनी जान का डर लग रहा है, इसलिए वो भी एक सेफ लोकेशन पर जाके बैठ चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें देखने को मिल रहा है कि हनीया जो एक पैलेस्टीनियन मिलिट्री लीडर थे, इनको मारा गया था तेहरान के अंदर, तो यह भी माना जा सकता है कि तेहरान किसी भी तरीके से सेफ नहीं है। दूसरी चीज, अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बेंजामिन नेतन्याहू का अगर स्पीच सुना है आपने, तो आपको उसको देखने में मिलेगा वो डायरेक्टली थ्रेट कर रहे हैं ईरान को कि किसी भी तरीके से अगर ईरान ने इंटरफेयर करने की कोशिश किया, कोई ऐसा स्टेप लिया विच इज एंटी इजराइल, तो देयर इज नो प्लेस इन ईरान जहां इजराइल नहीं पहुंच सकता। दिस वाज अ डायरेक्ट थ्रेट गिवन ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। अगर ईरान लड़ना चाहता है तो इजराइल इज रेडी टू फाइट। तो इसका मतलब यह है कि अगर ईरान किसी रिएक्शनरी मोड में आता है तो सर्टेनली ये वॉर आपको एस्केलेट होती हुई दिखेगी। लेकिन जहां तक आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, जो आपको सर्टेन सर्कमस्टांसेस दिख रहे हैं, जो आपको सिचुएशन दिख रही है बनती हुई वेस्ट एशिया में, काफी हद तक ये वॉर अब आपको दबती हुई दिखेगी, क्योंकि पावर डायनामिक्स काफी हद तक चेंज हो चुका है। पहले इजराइल पे भी काफी ज्यादा थ्रेट था, लेकिन ये जो हाउदी का, हमस का, हिजबुल्लाह का जो सीनियर लीडरशिप का मरना है, इसकी वजह से पावर डायनामिक्स इजराइल के फेवर में मूव करता हुआ दिख रहा है। अब जब एक डोमिनेट करना शुरू कर देगा तो ईदर इजराइल हैज टू स्टॉप, और जब सामने से रिएक्शन नहीं आएगा तो आप मोरल पर्सपेक्टिव से, मोरल सुएशन से, मोरल प्रेशर डाल के इजराइल को कंट्रोल कर सकते हो कि द वॉर नीड्स टू एंड। और कहीं ना कहीं ग्लोबल स्टेबिलिटी, रूल बेस्ड ऑर्डर और ग्लोबल पीस के लिए भी यही जरूरी है कि मिडिल ईस्ट वाला रीजन स्टेबल हो जाए। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें यह देखने को मिल रहा है कि ईरान ने किस तरीके से अब तक सपोर्ट किया है। 1979 में जब ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था तो एक ग्रुप बना था जिसे हम बोलते हैं ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। यह ग्रुप रेस्पॉन्सिबल था लगभग 1 लाख लेबनीज को ट्रेन करने के लिए, जो हिजबुल्लाह की तरह फंक्शन कर रहे हैं। उन्हें वो आर्म्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उन्हें फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। आज की डेट में ईरान को यह समझने की जरूरत है हिजबुल्लाह जितना वीक पड़ चुका है तो वो वापस रीग्रुप करने में उन्हें टाइम लगेगा, उसे रीआर्म करने में टाइम लगेगा। तो इट्स बेटर टू लाई लो, वापस रिएक्शनरी मेजर ना लें। जिसलिए मैंने आपसे बोला कि शायद ये वॉर आपको थोड़ी सी अब ठंडी होती हुई दिखेगी, थोड़ा सा कंट्रोल में आती हुई दिखेगी। उतना ज्यादा जो हम बोल रहे थे कि यार द वॉर इज गेटिंग इनटू द मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस, ईरान को जो थ्रेट मिला है, ईरान समझ चुका है कि इजराइल, यूएस बैक्ड इजराइल से लड़ना इस टाइम पॉसिबल नहीं है, इवन थ्रू नॉन स्टेट एक्टर्स, जो वो कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहा था। आज की डेट में ग्रुप का फ्यूचर ईरान के इसी डिसीजन पे रिलाई करता है। सबसे बड़ा चैलेंज यही है हिजबुल्लाह ने जो आज तक फेस किया है, और कहीं ना कहीं ईरान भी आज की डेट में एथिकल डिलेमा में है कि अपनी वॉर को कंटिन्यू रखे, या फिर हिजबुल्लाह जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो इतनी ज्यादा वीक पड़ चुकी है, जो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है कॉज ऑफ नो सीनियर लीडरशिप, उसको वापस कंटिन्यू करने की कोशिश करें। साथ ही साथ अगर आपको यह देखना है कौन कौन से लीडर्स को मारा गया है अब तक, तो हम ये देख सकते हैं कि काफी सीनियर लीडर्स को मारा जा चुका है। फॉर एग्जाम्पल आगे हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी लीडर्स अब तक इजराइल स्ट्राइक में मारे गए हैं, जिसकी वजह से वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट हिजबुल्लाह, वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट हमस के भी काफी सीनियर लीडरशिप को मौत के घाट उतार चुकी है इजराइल। इसी वजह से पावर डायनेमिक्स ये चेंज भी होता हुआ दिखता है। नेक्स्ट फिफ्थ अगर एस्पेक्ट देखें इस चीज का, ये मूवमेंट लेबनान के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे बोला एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह शुरू हुई, आज की डेट में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। काफी अपोजिशन भी देखने को मिलती है, मतलब एक लेबनान के अंदर आपको एस्पेक्ट ये भी देखने को मिल रहा है कि शिया मुस्लिम सड़क पर उतर आए हैं, दे आर मोर्निंग द डेथ ऑफ नसरुल्लाह। लेकिन कहीं ना कहीं एक एस्पेक्ट ये भी है कि लोगों को ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी दिख रहा है, किस तरीके से हिजबुल्लाह जो सबसे स्ट्रांग, मिलिटरीली सबसे स्ट्रांग मानी जाती है लेबनान के अंदर, उसके चंगुल से, उसके कंट्रोल से लेबनान को निकाला जा सकता है। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द लेबनीज पॉपुलेशन का यह भी मानना है कि काफी हद तक लेबनान के जो इश्यूज हैं वो लेबनान के इंटरनल इश्यूज नहीं है, रेदर लेबनान को जब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में धकेल दिया जाता है तो वो इश्यूज जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको स्प्रेड होते हुए दिखते हैं टुवर्ड्स द लेबनीज टेरिटरी। और काफी हद तक आपको इजराइल पैलेस्टीन वॉर में इस बार भी यही होता हुआ दिखा है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ हिजबुल्लाह विद द सपोर्ट ऑफ ईरान काफी हद तक इस चीज को जस्टिफाई कर सकता है। ये सिग्निफिकेंट मूवमेंट है लेबनान के लिए। सबसे पहले मैंने बोला मिलिटेंट एंड पॉलिटिकल ग्रुप है, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है बेरूत के अंदर, रूरल एरियाज में बेसिस है इनके, एक्सटेंसिव टनल्स बना रखे हैं इन्होंने, मिलिट्री रिसोर्सेज हैं इनके पास, मास सपोर्ट इनका डिक्लाइन हुआ है, बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। 2019 के बाद लेबनान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आने शुरू हुए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा, जिसके चक्कर में काफी हद तक आपको अपोजिशन देखने को मिल जा रही है हिजबुल्लाह ग्रुप के अगेंस्ट। इसका हिजबुल्लाह नसरुल्लाह का असैसिनेशन एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हिजबुल्लाह का कंट्रोल को कंट्री के ऊपर कम किया जा सके, जैसा कि मैंने आपको बताया। मूविंग ऑन, सिक्स पर्सपेक्टिव को देखें, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर एक की रोल प्ले करेंगे आगे चल के। ये वो कंट्रीज हैं
जिन्हें हम सुन्नी बेस्ड कंट्री मान सकते हैं, जो ईरान को सपोर्ट नहीं करती हैं। जो रीजनल पॉलिटिक्स अगर देखी जाए तो सऊदी और ईरान आपको हमेशा अपोजिशन में खड़े हुए दिखेंगे। सऊदी का अगर कंटेक्स्ट देखा जाए तो सऊदी अरेबिया, मोहम्मद बिन सलमान किसी भी तरीके से पैलेस्टीनियन कॉज को, पैलेस्टीनियन फाइट को सऊदी अरेबिया में एंटर नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने मस्जिदों के अंदर, रिलीजियस प्लेसेस के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर प्रो पैलेस्टीनियन स्लोगन्स बोलना भी बैन कर दिया है। तो काफी हद तक वो वेट कर रहे हैं किस तरीके से ये वॉर शांत हो, रीजन वापस स्टेबलाइज हो और वो वापस इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की तरफ फोकस कर सकें, क्योंकि एमबीएस और यूएई जैसे जो बेसिकली सऊदी और यूएई जैसी कंट्रीज हैं वो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की तरफ देख रही हैं, अपने इकोनॉमिक बेनिफिट की तरफ देख रही हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ देख रही है और किस तरीके से वो एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से एक ट्रांजिशन कर सकती हैं इनटू अ डाइवर्स इकोनॉमी, उसकी तरफ उनका ज्यादा फोकस है। तो काफी हद तक अभी ये भी देखना बचा है कि किस तरीके से ये वॉर एस्केलेट होगी या डीएस्केलेट होगी, या क्या ये एक नए वेस्ट एशियन क्राइसिस की तरफ बढ़ेगी। तो जो सऊदी और यूएई जैसी कंट्री हैं, कतार जैसी कंट्री हैं, ये मान के चल रही हैं कि इनका इंटरेस्ट इसी में है कि जल्दी से जल्दी ये कंफ्लिक्ट रिजॉल्व कर दी जाए। वो देख रहे हैं किस तरीके से ईरान का क्या स्टेप होने वाला है, ईरान क्या नेक्स्ट मूव लेने वाला है। जो मेजोरिटी ऑफ द डिसीजन के पे जिसके ऊपर डिसीजन टिका हुआ है कि ईरान का रिएक्शन वुड बी द फाइनलाइजिंग फैक्टर, जिससे आपको पता चलेगा कि वेस्ट एशिया पीस की तरफ जा रहा है या फिर एक और क्राइसिस की तरफ जा रहा है। एक सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि जो हॉस्टेज डील है, अभी भी बेसिकली जो 101 हॉस्टेजेस फंसे हुए हैं इजरायली विद हमास, उनको वापस कैसे निकाला जाए। माना जा रहा है काफी हद तक तो उसमें से मेजोरिटी ऑफ द लोग मारे भी जा चुके हैं, लेकिन अगर उनका रिलीज नहीं हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन भी डिफिकल्ट है और उनका रिलीज होना काफी हद तक कॉन्फ्लिक्ट को एक पीसफुल एंड की तरफ ले जाने के लिए भी कारगर रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। मूविंग ऑन, अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए, इंडिया का सबसे बड़ा मोटिव है हमेशा की तरह, यार रीजन के अंदर पीस आना चाहिए, साइड नहीं चूज करनी है, ना इजराइल चूज करना है, ना पैलेस्टीन चूज करना है। नॉन स्टेट एक्टर्स को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हिजबुल्लाह जैसी ऑर्गेनाइजेशन को, हमस जैसी ऑर्गेनाइजेशन को, हाउदीज जैसी ऑर्गेनाइजेशन को आप किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करोगे। हम चाहते हैं कि वहां पीस बने। क्यों बने पीस? लास्ट टाइम आपको याद होगा 7 to 9 सितंबर 2023 हमारे यहां G20 समिट हुआ था, उसके अंदर एक आईमेक कॉरिडोर की बात की गई थी, इंडियन मिडिल ईस्टर्न यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो इंडिया को यूएई से कनेक्ट करता है विद सऊदी अरेबिया के थ्रू, जॉर्डन, इजराइल, देन ग्रीस, देन बेसिकली इटली, देन टू फाइनली टू फ्रांस, जो यूरोप के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, जो रीजन को बेसिकली इंक्लूसिव बनाने के लिए, एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एक इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एक बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं तक चाइना के ओबीओआर को भी काउंटर करने में या एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। तो हम तो ये चाहते हैं जी जल्दी से जल्दी पीस आ जाए रीजन के अंदर, लेकिन जितनी भी अभी इंडिया के कंट्रोल में ज्यादा कुछ है नहीं। इंडिया चाहती है कि हमारी 2/3 जो सिक्योरिटी है, ऑयल सिक्योरिटी, जो एनर्जी सिक्योरिटी, वो भी वेस्ट एशिया पे डिपेंडेंट है। तो अगर वेस्ट एशियन क्राइसिस आता है तो हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस आने का भी इशू है एक। साथ के साथ हमारा ह्यूज चंक ऑफ डायस्पोरा आपको मिडिल ईस्ट में देखने को मिलता है, गल्फ नेशन और मिडिल ईस्ट के अंदर। तो लगभग आप देख सकते हैं कि लगभग 9 मिलियन, 90 लाख लोग इंडियंस जो हैं, 90 लाख इंडियंस आपको मिडिल ईस्ट में रहते हुए दिखते हैं। सबसे ज्यादा रेमिटांसेस वहां से आते हुए दिखते हैं आपको। तो हमारा इकोनॉमिक एनर्जी पर्सपेक्टिव से एज वेल एज रीजनल स्टेबिलिटी के हिसाब से, कॉज इट्स इन द इंडियन ओशियनिक रीजन, तो हम चाहते हैं कि एक पीसफुल पर्सपेक्टिव की तरफ मूव करें। इंडिया भी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है सिचुएशन को कि ईरान किस तरीके से स्टेप लेने वाला है। हमारे इंडियन सिटीजन के लिए एक एडवाइजरी भी रिलीज कर दी गई है जो लेबनान की तरफ ट्रेवल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एस्पेक्ट हम इसमें छोड़ के छूट गया था हमारा, विच इज सबसे पहला जब हम बोलते हैं ईरान बैक्ड एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। हिजबुल्लाह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है किसका? एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? हिजबुल्लाह, हाउदीज और हमस, राइट। पिछले साल से देखा जाए तो हिजबुल्लाह लगभग 8000 रॉकेट्स लॉन्च कर चुका है, किसके ऊपर? नदन इजराइल के ऊपर और गोलन हाइट्स के ऊपर, और सबसे ज्यादा थ्रेट भी हिजबुल्लाह ही प्रोवाइड कर रहा था। कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट ब्लो है हिजबुल्लाह के लिए। और उसके अलावा भी काफी ज्यादा सीनियर लीडरशिप को आप मार चुके हैं, जैसे फुआद शुक्र को ऑलरेडी एसेसिनेट किया जा चुका है, जो की फिगर से हमस के, फॉर एग्जांपल इस्माइल हनीए और मोहम्मद देईफ, इनको भी मारा जा चुका है। केवल एक ही लीडर बचा है हमस का, जिसे हम बोल रहे हैं याया सिनवर, जिसकी भी लाइफ ज्यादा लंबी नहीं देखने को मिल रही है हमें। कहीं ना कहीं ईरानियन जो चीफ है, ईरानियन जो हेड हैं, स्टेट हेड हैं खमेनी, उनको भी अपनी जान का डर बना हुआ है। कोशिश की जाए कि अयतुल्लाह खमेनी की अगर डेथ होती है, अगर किसी भी तरीके से उन्हें असैसिनेट करने की कोशिश की जाती है, तो फिर शायद पीस की साइड मूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इजराइल को भी रेजिस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि दैट विल टेक अ रिलीजियस टर्न प्योरली, क्योंकि वो एक रिलीजियस लीडर है।
हमें कहीं ना कहीं ये देखने की जरूरत है कि ईरान को भी समझने की जरूरत है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसमें वो वीक पड़ चुका है। जो उसके हमस हिजबुल्लाह और जो हाउदीज हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स जो पिक्चर में लेके आया है वो इसराइल के अगेंस्ट, वो भी वीक पड़ चुके हैं। तो उसका जो कंटेक्स्ट है, उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, वो भी कम होती हुई दिख रही है। तो रिएक्शनरी मोड में कहीं ना कहीं आपको रीजनल स्टेबिलिटी तो बिगड़ती हुई दिखेगी। ईरानियन लोगों का भी नुकसान हो सकता है, साथ ही साथ ह्यूमैनिटी का नुकसान हो सकता है। तो सोच समझ के डिसीजन लेने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं जब हम 7 इंपैक्ट्स की बात कर रहे हैं, मैं वापस एक बार रिपीट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है इन कंटेक्स्ट ऑफ इट कैन बी कंपेयर टू दी किलिंग ऑफ ओसामा बिन लादेन। हिजबुल्लाह की मेजर सीनियर लीडरशिप को निकाल दिया, तो जो एक मेजर मिलिट्री थ्रेट था उसको खत्म कर चुके हैं। जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उसको काफी हद तक उसकी कमर तोड़ दी है आपने। इस वजह से आपको मिलिट्री थ्रेट और कम होता हुआ दिखेगा। सीनियर लीडरशिप आप खत्म कर चुके हैं। प्लान जो ईरान का जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कि आगे क्या होने वाला है इस रीजन के अंदर, ग्लोबल स्टेबिलिटी को लेके, रीजनल स्टेबिलिटी को लेके, एनर्जी क्राइसिस को लेके। एक लेबनान के लिए इंटरनल पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हिजबुल्लाह की चंगुल से लेबनान बाहर निकल सकता है, एक रिलीजियस चंगुल से बाहर निकल सकता है और अपने इंटरनल मैटर्स पे रिलाई कर सकता है, फोकस कर सकता है ज्यादा। सऊदी अरेबिया, यूएई और कतार जैसे जो कंट्रीज हैं ये वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से पीस को इनिशिएट किया जाए, रिलीजियस पर्सपेक्टिव में ना घुसते हुए। दे आर मोर रिलाइंग ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ इट, तो उसका भी एक एस्पेक्ट है। और इंडिया तो पीसफुल कंट्री है ही, इंडिया हमेशा से पीस को सपोर्ट करता है। अपने आईएमएफ जैसे कॉरिडोर, अपने डायस्पोरा का सिक्योरिटी, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हम चाहते हैं कि इस रीजन में आपको पीस बनता हुआ दिखे। तो दिस वाज ऑल अबाउट के इस नसरुल्लाह की डेथ से, जो हसन नसरुल्लाह हैं हिजबुल्लाह के चीफ, इनकी डेथ से आपको क्या क्या की टेक अवेज देखने को मिल सकते हैं। अगर इस सारी इंफॉर्मेशन से आप यूटिलाइज करें और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। द क्वेश्चन इज एनालाइज द इंप्लीकेशंस ऑफ द असैसिनेशन ऑफ हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह बाय इजराइल ऑन रीजनल स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया। डिस्कस हाउ दिस इवेंट में इफेक्ट हिजबुल्लाह's ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, Iran's foreign policy and the security interest of countries like India. Provide a critical assessment of the potential outcomes in the context of ongoing geopolitical tensions. Right? This is the question. This has been the content जो आपको यूटिलाइज करना है, क्या क्या की इंप्लीकेशंस हैं, क्या क्या की रिपरकशंस हैं, किस तरीके से ईरान पे अब लाई करती है पूरी डिसीजन मेकिंग, किस तरीके से हिजबुल्लाह वीक पड़ चुका है, नॉन स्टेट एक्टर्स वीक पड़ चुके हैं, किस तरीके से इजराइल अब इस वॉर कॉन्फ्लिक्ट में आपको ज्यादा पावरफुल होता हुआ दिखा है। बेसिकली आपको देखने को मिल रहा है कि ये वॉर या तो एक मेजर क्राइसिस की तरफ बढ़ सकती है या फिर ये वॉर खत्म होने की तरफ बढ़ सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, बहुत ही वाटरशेड मूवमेंट था, वाटरशेड असैसिनेशन था फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ इजराइल एंड फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ peace and stability in the Western Asian region. Right? This was all from my end. Thank you so much, guys. Have a good day.